हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। यूजीसी नेट लॉ की हमारी सीरीज चल रही है दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, वो 31 दिसंबर को है। करेंटली वी आर स्टडिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। फैमिली लॉ के क्वेश्चंस भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम यहाँ 10 पेपर्स डिस्कस करेंगे 2019 से 2025 तक के, जिसमें हम यूनिट वाइज पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। ओके, दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड या जीएस से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, यू कैन जॉइन माय अदर चैनल। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगे तो हाइप कर देना। आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जब लेक्चर्स हो जाते हैं तो पीवाईक्यूज की पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। चलो, पहला क्वेश्चन ये है नवंबर 2021 से। Every man has a property in his own person. He has right to preserve his property, that is his life, liberty and estate. ये बात किसने कही थी? हर इंसान की प्रॉपर्टी है जो उसका खुद का पर्सन है, जिसको प्रिजर्व करना उसका राइट है, जो क्या है लाइफ, लिबर्टी और उसकी एस्टेट। ये बात किसने कही थी? बेंथम, मेन, लॉक या लास्की? दिस इज सपोज टू बी मेन। ओके, इसका करेक्ट आंसर इज लॉक। जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है, जिसमें उन्होंने कहा था एवरी इंडिविजुअल हैज नेचुरल लाइफ टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। ये बात याद रखना। जॉन लॉक, नेचुरल राइट्स थ्योरी, हर इंडिविजुअल का राइट है ये। प्रॉपर्टी फॉर लॉक बिगिंस विद सेल्फ ओनरशिप। स्टेट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट दीज एंड नॉट टू क्रिएट देम। स्टेट एग्जिस्ट करता है इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि क्रिएट करने के लिए। ये राइट्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। मीनवाइल अदर ऑप्शंस देखें तो बेंथम रिजेक्ट्स नेचुरल राइट्स, मेन हिस्टोरिकल स्कूल से थे, लास्की इज अ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, ही एम्फसाइज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not correct in relation to rights in the various forms and its correlatives? क्या करेक्ट नहीं है इसमें से? राइट इन इट्स स्ट्रिक्ट सेंस एंड ड्यूटी, कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है? लिबर्टी, नो राइट, पावर, लिबर्टी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर इज सी, पावर, लिबर्टी। देखो ये है क्या? हॉफलीडियन एनालिसिस। इसको याद रखना होगा, आपको इस स्कॉलर से रिलेटेड है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना। राइट और उसका कोरिलेटिव क्या है, इसमें कुछ बहुत समझने का नहीं है, ये उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो थ्योरी दी थी वही है। तो राइट जो क्लेम होता है आपका, उससे रिलेटेड होता है ड्यूटी। लिबर्टी या प्रिविलेज, नो राइट। पावर के केस में लाइबिलिटी है, यहाँ पे लिखा है लिबर्टी, असल में आता है लाइबिलिटी। एंड इम्यूनिटी में डिसेबिलिटी, ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब देखो ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस में ना बहुत समझने वाली चीजें कम है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ स्कॉलर्स के नाम हैं, कुछ स्कूल्स हैं। ठीक है, कौन सा स्कॉलर किस स्कूल से था, किसने कौन सी थ्योरी दी थी, कौन सी किताबें लिखी थी, किस ईयर में आई थी, ये मेरे हिसाब से बेसिक्स है जो हर हाल में पढ़ के जाना। अब इससे ऊपर आए दाएं कुछ पूछ लें तो आपकी किस्मत कि आप कितना अच्छे से ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसेप्चुअल लेवल पे तैयार करके गए हो। ठीक है, बट दिस इज द बेयर मिनिमम दैट यू शुड डू राइट नाउ। चलो, 5 किताबें दी हैं, क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी है। A Practical Treatise of Architectural Jurisprudence by James Elms, Spirit of Common Law by Roscoe Pound, Word Poverty and Human Rights by Thomas Pogge, Taking Rights Seriously by Ronald Dworkin, and The Growth of the Law by Benjamin N. Cardozo। अगली बार क्या हो सकता है, बुक दी हो और ऑथर का नाम दिया हो, मैच दी फॉलोइंग कर दें, तो सेम ऑप्शंस दूसरे वे में घूम के भी आ सकते हैं, तो उनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो। 4 क्रोनोलॉजीज दी हैं, कौन सी सही है आपको बतानी है। इसका करेक्ट आंसर इज सी, 12543। यहाँ पे मैंने लिख दिया है और ईयर्स लिख दिए हैं, किसका कौन सा ईयर था क्रोनोलॉजी में आपको देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लॉन एल फुलर, स्टेटमेंट 1, लॉ इज द enterprise of subjecting human conduct to the governance of rules. Option 2, the morality of law has two aspects, external and internal. Option number 3, external morality is the morality of aspiration, ideas from which it is possible to derive a procedural version of natural law. Statement 4, internal morality of law is a substantive version of natural law. कौन सा करेक्ट है? 1 and 2, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4 या फिर 1, 2 and 3? इसका करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2। फुलर के बारे में हम पहले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं। तो देखो स्टेटमेंट 1, ये फुलर की क्लासिक डेफिनेशन ऑफ लॉ है। ये जो पहला स्टेटमेंट है यहीं से पढ़ के जाओ कि फुलर ने लॉ के बारे में क्या डेफिनेशन दी थी। लॉ इज द एंटरप्राइज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट, इट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस एक्सटर्नल मोरालिटी एंड इंटरनल मोरालिटी। पीवाईक्यूज को ऐसे ही यूज करना है, इतना पढ़ के जाओ यहाँ से। फुलर कौन था, बुक सर्च कर लो कौन सी लिखी थी, किस ईयर में लिखी थी, लॉ की क्या डेफिनेशन दी, और उन्होंने मोरालिटी के 2 एस्पेक्ट्स बताए, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अगली बार यही पूछ लें कि कौन से स्कॉलर ने मोरालिटी के एक्सटर्नल इंटरनल एस्पेक्ट के बारे में बात की थी, आपको आंसर पता होना चाहिए।
थर्ड क्यों गलत है? प्रोसीजरल नेचुरल लॉ फ्लोज फ्रॉम इंटरनल मोरालिटी एंड नॉट एक्सटर्नल। एंड फोर्थ क्यों गलत है? इंटरनल मोरालिटी इज प्रोसीजरल एंड नॉट सब्सटैंटिव। ठीक है, इसमें बहुत एक्सप्लेन करने का नहीं है, ये बेसिक थ्योरीज ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, Stark and Kelson contend that there is both legislation and law enforcement in international law. Stark, Kelson, international law इनसे लिंक्ड है, ठीक है। स्टार्क एंड केल्सन दोनों ये बात कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में लेजिस्लेशन और लॉ इन्फोर्समेंट दोनों है। स्टेटमेंट बी, अकॉर्डिंग टू स्टार्क लेजिस्लेशन बीइंग प्रोवाइडेड बाय मल्टीलेटरल ट्रीटीज इन इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केल्सन, sanctions are provided by the right of self-help and war in international law. या स्टेटमेंट डी, treaties and self-help can qualify as legislation and law enforcement in a positivist sense. क्या स्टेटमेंट इसमें से नहीं करेक्ट है? तो आंसर है सी। देखो स्टेटमेंट ए देखोगे तो स्टार्क एंड केल्सन एक्सेप्ट करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ हैज अ लॉ मेकिंग प्रोसेस एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, भले वो वीक होता है पर एग्जिस्ट करता है, इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, स्टार्क ये स्टेट करता है कि मल्टीलेटरल ट्रीटीज जो है वो दे परफॉर्म अ लेजिस्लेटिव फंक्शन, स्पेशली जो लॉ मेकिंग ट्रीटीज होती हैं, तो ये बात भी ठीक है। स्टेटमेंट डी, पॉजिटिविस्ट जो है ट्रीटीज को लेजिस्लेशन की तरह देखते हैं एंड सेल्फ हेल्प एनफोर्समेंट इन एब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ओके, सी गलत क्यों है? Kelsen does recognize sanctions in international law, but he does not justify war as a legal sanction. Sanctions को तो वो recognize करता है international law में, बट वो वॉर को एज अ लीगल सैंक्शन नहीं रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सैंक्शंस क्या होते हैं? गूगल करना। बेसिकली एक कंट्री दूसरी कंट्री पे सैंक्शंस लगा देती है जब उनकी बात नहीं मानी जाती। न्यूज में भी आजकल बहुत चलता रहा है, आपने सुना होगा। तो सैंक्शन में उन्होंने बोला कि हम इसको तो रिकॉग्नाइज करते हैं पर वॉर एज अ लीगल सैंक्शन नहीं। सैंक्शन क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड कोर्सिव एक्ट्स ऑफ वॉर। ठीक है, ये एक वॉर इज अ फैक्ट, सॉरी यहाँ पे ये अलग है स्टेटमेंट। सैंक्शंस क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड कोर्सिव एक्ट, किसी को कोर्स करना, फोर्स करना कि तुम उनकी बात मान लो, उन पे तुमने सैंक्शन लगा दिया। वॉर तो एक अलग ही मुद्दा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ऑस्टिन पे कई क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द पॉजिटिव लॉ हैज द फॉलोइंग थ्री एट्रीब्यूट्स: कमांड, सोवरेन एंड ओबीडियंस। कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। कमांड, ओबीडियंस एंड सैंक्शन। सोवरेन, ओबीडियंस एंड सैंक्शन। इसका करेक्ट आंसर इज बी। अब देखो, इतना तुम ऑस्टिन के बारे में पढ़ चुके हो कि सोवरेन से रिलेटेड है कि इस ऑप्शन को तो नहीं मार्क करते, कि सोवरेन तो जरूर होगा और कमांड भी जरूर होगा, ये भी नहीं मार्क करते। अब आप मैक्सिमम इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, बट दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन कि आपके सही मार्क करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। एंड ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कमांड, सोवरेन एंड सैंक्शन। लॉ एक कमांड है, कौन इश्यू करता है? सोवरेन करता है। कौन एनफोर्स करता है उसे? सैंक्शंस एनफोर्स करते हैं, और हमारा काम है उसे मानना। ठीक है, ये ऑस्टिन ने बोला था। Who defines law as a body of rules for human conduct within a community, which by common consent of this community shall be enforced by external power? किसने कहा कि लॉ एक बॉडी ऑफ रूल्स है? किस लिए? ह्यूमन कंडक्ट के लिए, एक कम्युनिटी के अंदर कैसे कंडक्ट रखना चाहिए। विच बाय कॉमन कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी, इस कम्युनिटी की आपसी सहमति से एनफोर्स किए जाएंगे बाय एक्सटर्नल पावर। ओपेनहाइम, ऑस्टिन, बेंथम, फ्रीडमैन। करेक्ट आंसर इज ए, ओपेनहाइम। की एलिमेंट्स क्या थे? रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात की थी, कम्युनिटी एंड एक्सटर्नल एनफोर्समेंट की। अब आपका काम क्या है? 30 सेकंड देख के इसको गूगल करो, बेसिक्स उसके बारे में पढ़ के जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? ऑप्शन ए, Hart's analysis of law suggests that international law consists of legal rules, forming not a system but a set of rules. ठीक है। Option B, the absence in international law of any basic rules of recognition prevents its being unified into a system. Option C, international law remains a mere set of separate rules. Option D, many of the rules of international law rest on treaty and not on custom. करेक्ट आंसर ए है। हमसे पूछा है गलत कौन सा सही नहीं है, तो देखो डी पढ़ोगे। बहुत से रूल्स है इंटरनेशनल लॉ में जो ट्रीटी में नहीं है बट कस्टम पे डिपेंड करते हैं। ये बात तो सही है, हर बार ट्रीटी में नहीं लिखी है, कुछ चीजें कस्टम्स पे चलती हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ओके, तो देखो ये हमने यहाँ पर कर लिया। मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ लार्जली ट्रीटी बेस्ड बट कस्टम स्टिल एग्जिस्ट बट ट्रीटीज डोमिनेट। लार्जली ट्रीटी बेस्ड है बट कस्टम्स की भी वैल्यू है, तो डी आंसर नहीं है। सी देखते हैं। इंटरनेशनल लॉ रिमेन्स अ मेयर सेट ऑफ सेपरेट रूल्स। तो देखो, हार्ट यूजेस दिस फ्रेज टू हाईलाइट द एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कि हाँ रूल्स ही हैं क्योंकि कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी है नहीं इस केस में। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर भी कमजोर है हमारा इनकी एनफोर्समेंट को लेके। दो सिस्टम है ये बात तो रिकॉग्नाइज करता है बट इट ऑपरेट्स वेरी लूजली लाइक अ सेट ऑफ रूल्स, तो ये बात भी सही है।
तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, द एब्सेंस इन इंटरनेशनल लॉ ऑफ एनी बेसिक रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन प्रिवेंट्स इट्स बीइंग यूनिफाइड इनटू अ सिस्टम। ये बात भी पढ़ के समझ में आ रही है कि सही है, हार्ट ने बहुत ओपनली ये बात कही थी कि देर इज नो रूल ऑफ रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ, और ये पूरा सिस्टम जो है वीक हो जाता है, क्योंकि पूरे ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया उस चीज को हर हाल में फॉलो करे, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। अब ये भी सही है, तो ये तीन तो एलिमिनेट ही हो गए, तो आंसर तो यही होगा। क्यों गलत है? हार्ट डज नॉट से दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ सिस्टम। उसने नहीं कहा कि इंटरनेशनल लॉ सिस्टम नहीं है, वो क्लियरली कहता है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ सेट ऑफ प्राइमरी रूल्स इवन दो इट लैक्स सेकेंडरी रूल्स। कॉलिंग इट मेयर सेट ऑफ रूल्स कॉन्ट्रोडिक्ट्स हार्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसने इस बात को डिनाई किया है कि कोई सिस्टम नहीं है, पर ये बोला है बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है। मैच दी फॉलोइंग। अब इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बुक के नाम है, ज्यूरिस्ट के हैं नाम है, आपको मैच करना है, ऑप्शंस पढ़ना, हम सीधे आंसर पे जाते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है, ये सीक्वेंस है। कार्डोजो की बुक थी ग्रोथ ऑफ लॉ, एच क्रेन्स थ्योरी ऑफ लीगल साइंस, बेंथम प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, रॉल्स लॉज ऑफ पीपल। 2021 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप अपने साइड से इतना करना, इनके एक बार ईयर्स भी देख लेना जस्ट इन केस यू नो। आगे, अकॉर्डिंग टू पाउंड लॉयर्स, मैंने क्या बोला था, कुछ स्कॉलर्स हैं उनके हिसाब से लॉ क्या है, उनकी बेसिक थ्योरीज क्या है, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। तो पाउंड के हिसाब से लॉ क्या है? ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट ऑफ सर्कमस्टांसेस इन विच द पब्लिक फोर्स विल बी ब्रॉट टू बियर अपॉन मेन थ्रू कोर्ट्स। ऑप्शन बी, अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू satisfy social wants. Option C, aggregate of rules set by men as politically superior or sovereign to men as politically subject. Option D, a crystallized common sense of communities. Correct answer is B, a social institution to satisfy social wants. Roscoe Pound clearly बोलते हैं that law is a social institution to satisfy social wants by the application of force through courts. एक law एक social institution है जो सामाजिक जरूरतों को पूरी करने के लिए बनाया गया है। कैसे अप्लाई होगा? कोर्ट्स के थ्रू, फोर्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अक्टूबर 22 के क्वेश्चंस पे। ये बात किसने कही थी कि अ लीगल पर्सन इज एनी सब्जेक्ट मैटर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग टू विच लॉ एट्रीब्यूट्स पर्सनालिटी। कि एक लीगल पर्सन की डेफिनेशन की बेसिकली बात हो रही है कि कोई सब्जेक्ट मैटर भी लीगल पर्सन हो सकता है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। इंसान के बियॉन्ड भी कोई किसी को हम लीगल पर्सन देख सकते हैं अगर लॉ उसे पर्सनालिटी एट्रीब्यूट करे। बेसिकली लीगल पर्सन सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, अगर लॉ उसको पर्सनालिटी एट्रीब्यूट करे। ठीक है, ये बात किसने कही थी? ये हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। सैलमन, होम्स, फ्रैंक या पाउंड। करेक्ट आंसर है सैलमन। लीगल पर्सनालिटी इंक्लूड्स नॉन ह्यूमन एंटिटीज, ये बात याद रखना, सैलमन ने कही थी। अगेन, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू, बुक्स के नाम दिए हैं, स्कॉलर्स के नाम दिए हैं, आपको मैच करना है। करेक्ट आंसर ये है, रॉल्स की थी थ्योरी ऑफ जस्टिस, अमर्त्य सेन आइडिया ऑफ जस्टिस, एरिस्टोटल निकोमेन एथिक्स, ह्यूम इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स। ठीक है, कई बार क्या होता है आपको सारे नहीं पता, बट जैसे आपको ये पता है कि अमर्त्य सेन की आइडिया ऑफ जस्टिस थी, तो आपको ऑप्शन ना एलिमिनेट करने में आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन 3 अमर्त्य सेन, यहाँ पे आइडिया ऑफ जस्टिस। बी का 3 अगर मुझे मान लो श्योर पता है, तो एटलीस्ट मुझे पता है कि ए और डी आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे ही बी का 3 अगर मैं श्योर हूं, तो ए का 2 तो अपने आप ही क्लियर हो गया। अब सारा कंफ्यूजन सी और डी में बचा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 100% सही मार्क करोगे, बट सही मार्क करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड ये आधा गेम चांसेस का होता है अगर आपको आंसर नहीं आता हो। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यू हैव टू टेक योर चांस। देयर इज अ मेजर चांस कि आप यहाँ पे सही मार्क करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट इनकरेक्ट बताने हैं। स्टेटमेंट 1, हॉलैंड डिफाइंस ओनरशिप एज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। ओ हॉलैंड ने ओनरशिप की बात की थी, अब देखो उनकी दी हुई थ्योरी, उससे रिलेटेड सवाल। हॉलैंड डिफाइंस ओनरशिप एज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट 2 है, यहाँ 2 होना चाहिए। ठीक है, ओनरशिप इज इधर वेस्टेड और कंटेंजेंट, ये हम पार्ट 1 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑप्शंस वही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, पहला सही है दूसरा भी, पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर ऑप्शन डी पहला गलत है दूसरा सही है। इसका करेक्ट आंसर है ए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो हॉलैंड ने क्या कहा था, ओनरशिप जो है प्लेनरी मतलब एब्सोल्यूट। ठीक है, ओनरशिप इज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। और स्टेटमेंट 2 इसलिए सही है कि वेस्टेड भी हो सकता है यानी प्रेजेंट टाइम में, या कंटेंजेंट, ओनरशिप डिपेंडेंट ऑन अ फ्यूचर कंडीशन। कंटेंजेंट हम डिटेल में पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखना। ठीक है, दो स्टेटमेंट फिर से दिए हैं, देखो स्टेटमेंट 1, पर्सनल राइट्स आर इनहेरिटेबल। अगर आपके जो पर्सनल राइट्स हैं वो आगे इनहेरिट किए जा सकते हैं, आप आगे की जनरेशंस में पास ऑन कर सकते हैं। एंड स्टेटमेंट 2, लीगल राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय लॉ।
इसका करेक्ट आंसर ए है, सॉरी डी है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। क्यों? पर्सनल राइट वो राइट जो मेरे एज एन इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं, वो कैसे आगे इनहेरिट हो सकते हैं? वो मेरे मरने पे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 सही है क्योंकि हाँ, लीगल राइट्स एनफोर्स किए जाते हैं, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं बाय लॉ। पर्सनल लॉज आर नॉट इनहेरिटेबल, दे डाई विद द पर्सन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु सेड दैट देयर आर टू एलिमेंट्स ऑफ पोजेशन, कॉर्पस पोजेशनिस एंड बी एनिमस डोमिनी? किसने ये बात कही थी? आयरिंग, पेटन, सैविग्नी या साल्मन? करेक्ट आंसर है साल्मन। देखो सैविग्नी तो ओरिजिनली एम्फेसाइज्ड कॉर्पस प्लस एनिमस, मोस्टली इसको लोग कंफ्यूज करते हैं सैविग्नी से, बट नेट में साल्मन ये कहा जाता है, ये माना गया है कि साल्मन ने सिस्टमाइज किया था पोजीशन क्लियरली इनटू टू एलिमेंट्स। ओरिजिनली सैविग्नी ने एम्फेसाइज किया था कॉर्पस प्लस एनिमस में, इसके बारे में, ठीक है, कॉर्पस और एनिमस को लेके, बट उनको दो एलिमेंट्स में क्लियरली कैटेगराइज करने का काम साल्मन ने किया था। अब समझ लेते हैं होता क्या है। पोजीशन क्या है? फिजिकल प्लस मेंटल एलिमेंट, ठीक है। कॉर्पस पोजेसिनिस का बेसिकली मतलब होता है फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट, किसी भी समान ऑब्जेक्ट के ऊपर फिजिकल कंट्रोल होना आपको, ठीक है। एनिमस डोमिनी का मतलब होता है इंटेंशन टू पोजेस द थिंग एज वंस ओन, आपकी इंटेंशन होना किसी चीज को पोजेस करने की, जैसे कि वो आपकी अपनी हो। इन दो चीजों को कैटेगराइज करने का काम किसने किया था? सैल्मन ने, ठीक है। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि पोजीशन की थ्योरी से रिलेटेड बात किसने की होगी, अगर कल को ऑप्शंस दिया हो तो आपको पता होगा सैल्मन और सैविग्नी, इन लोगों ने बात की थी, ठीक है। Given below are two statements again. Statement 1, imperative law means a concept of the rule of action imposed upon men by some authority which enforces obedience to it. स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंपेरेटिव लॉ का मतलब होता है एक ऐसा रूल ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट जो इम्पोज किया जाता है इंसानों के ऊपर किसी अथॉरिटी के द्वारा, जो इन्फोर्स करता है कि ओबीडियंस, आप उसको सुने और माने। स्टेटमेंट 2, नेचुरल लॉ सिग्निफाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग। कॉम्बिनेशन आपके सामने है, दोनों करेक्ट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, पहला गलत है दूसरा सही है। करेक्ट आंसर इज ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखो, इंपेरेटिव लॉ, रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी। इंपेरेटिव लॉ का मतलब क्या होता है? इट मीन्स अ कमांड इशूड बाय अ पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इंफीरियर बैक्ड बाय सैंक्शन। कोई जो आपसे सुपीरियर है, जो जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, हमसे सुपीरियर कोई है पॉलिटिकली, कोई नेता है, गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई कमांड पास की है, ठीक है, कमांड इशूड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर अपने से पॉलिटिकल इंफीरियर लोगों के लिए, बैक्ड बाय सैंक्शन। अगर हम उसे नहीं मानेंगे तो हमें सजा भी मिलेगी, ठीक है। लॉ इट इज समथिंग यू आर ऑर्डर्ड टू डू बाय एन अथॉरिटी एंड ओबीडियंस इज इंश्योर्ड बाय पनिशमेंट। अब गवर्नमेंट ने कोई कानून निकाल दिया और बोला अगर मैंने नहीं माना तो इतना फाइन लगेगा, तो वो मुझसे पॉलिटिकली सुपीरियर है, मैं उनसे पॉलिटिकली इंफीरियर हूँ, उन्होंने एक कमांड इशू की है, सैंक्शन से बैक्ड, ठीक है। तो ये बात सही है। तो इंपेरेटिव लॉ रूल ऑफ एक्शन इम्पोज्ड बाय अथॉरिटी, सही बात है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, नेचुरल लॉ सिग्निफाइज प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल राइट एंड रॉन्ग। ये बात तो नेचुरली सही है, पढ़ भी चुके हैं। मान लो आपको सिर्फ पहला भी पता होता तो भी देखो, आपको पता होता कि ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शंस। अगर आप श्योर हो कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो आपको पता है या तो ए आंसर होगा या सी आंसर होगा, बी और डी नहीं हो सकते। तो कम से कम दो ऑप्शन तो क्लियरली एलिमिनेट हो जाते हैं अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मान लो आपको सिर्फ एक आया दूसरा नहीं आया और आप एग्जाम के एंड में वापस आते हो इस क्वेश्चन पे, तो ये नहीं कि तुक्के में कुछ भी मार्क कर दिया, नहीं, आप ध्यान दो कि आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 सही है, तो तुक्का भी मारना है तो ए और सी में मारना है, ठीक है। ऐसे आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आप सही मार्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दो स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट 1, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लीगल पर्सन। स्टेटमेंट 2, स्टेट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। पहला पढ़ के ही समझ में आ रहा है गलत है, तो हमें पता है ये भी आंसर नहीं होगा और ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर बी या डी में सही हो सकता है। अब 2 सही है या गलत इस पे आके डिपेंड करता है, ठीक है। आंसर इज डी, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है एंड 2 करेक्ट है। देखो, एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लीगल पर्सन, इन्होंने क्या कहा? ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लीगल पर्सन, ये बात गलत है, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 क्या बोला? स्टेट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। तो देखो, ज्यूरिस्टिक मतलब आर्टिफिशियल पर्सन, इज एन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज हैविंग राइट्स एंड ड्यूटीज। तो हाँ, स्टेट एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। ज्यूरिस्टिक पर्सन बेसिकली कोई लीगल पर्सन जो ह्यूमन बीइंग नहीं है पर उसके पास लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, तो हाँ, स्टेट ऐसा है। स्टेट को स्यू कर सकते हो, स्यू कर भी सकता है आपको, स्टेट प्रॉपर्टी भी ओन कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकता है, राइट। तो स्टेट इज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन, ये बात सही है। हु डिफाइंड ओनरशिप एज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट? याद करो, अभी ये क्वेश्चन किया था, देखो अगले साल घुमा के पूछ लिया। पाउंड, होम्स, हॉलैंड या पेटेन? करेक्ट आंसर इज डी, पेटेन। देखो,
हॉलैंड ने प्लेनरी कंट्रोल ओवर अ थिंग बाय अ पर्सन बोला था। अब यही लोग कंफ्यूज होंगे। अच्छा हुआ ऑप्शंस में आपने यहाँ यहीं पे समझ लिया, इसीलिए पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। अब ये कंफ्यूजन आगे नहीं आएगी। हॉलैंड ने डिफाइन किया था प्लेनरी कंट्रोल को ओवर अ थिंग बाय अ पर्सन, जो हमने पीवाईक्यूज में किया है। यहाँ पे आंसर पेटेंट इसलिए है बिकॉज ही डिफाइंस ओनरशिप एज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव दैट इज प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वहां थिंग की बात की गई थी। तो नेट के अकॉर्डिंग आंसर इज डी। ठीक है। मैच दी फॉलोइंग, एक लिस्ट में कुछ थ्योरीज दी हैं, दूसरे में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, स्कूल्स के नाम दिए हैं, आपको मैच करना है। ठीक है। लिस्ट वन में है पोस्ट मॉडर्निज्म, सोर्स ऑफ लॉ, अथॉरिटी ऑफ अ डिसीजन एज अ प्रेसिडेंट या एनालिटिकल स्कूल। लिस्ट टू में है ग्रंड नॉर्म, रेशियो डिसाइडेंडी, क्रिटिकल लीगल स्टडीज, वोलकेस्ट। मैच करना है। लॉजिकली सोचते हैं, चलो देखो सोर्स ऑफ लॉ वोलकेस्ट हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट वन में, तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में तो पता है कि बी का आंसर 4 होना चाहिए। क्यों है ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पार्ट वन देख लेना। बी का 4 सिर्फ एक जगह दिया है, तो मैं आंसर तो मार्क कर लूंगी यहाँ पे, बट ऑब्वियसली हमें बाकी चीजें भी जाननी चाहिए। ठीक है। देखो, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल लीगल स्टडीज। पोस्ट मॉडर्निस्ट क्वेश्चन ग्रैंड नैरेटिव्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स। ठीक है। इनको क्रिटिकल लीगल स्टडीज जो स्कूल है, एक्चुअली क्रिटिकल लीगल स्टडीज को एक स्कूल की तरह नहीं माना जाता है। ये भी आगे क्वेश्चन आएगा, देखना कि इनमें से कौन सा एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं माना जाता है जूरिस्प्रूडेंस में। क्रिटिकल लीगल स्टडीज सबसे मॉडर्न वर्जन है। ये फॉर्मली एक स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस नहीं माना जाता है, बट हाँ पोस्ट मॉडर्निज्म इन्हीं के अंदर आते हैं। ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। सोर्स ऑफ लॉ वोल्गेस्ट, हिस्टोरिकल लॉ फ्रॉम स्पिरिट या कस्टम। वोल्गेस्ट का मतलब यही होता था वोल्गिस्ट का कि लॉ जो है स्पिरिट या कस्टम से आता हो, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो गया। अथॉरिटी ऑफ अ डिसीजन एज अ प्रेसिडेंट, रेशियो डिसाइडेंडी, बाइंडिंग पार्ट ऑफ अ जजमेंट। ठीक है। कि कोई भी डिसीजन जो पहले लिया जा चुका है, प्रेसिडेंट है अगर, तो उस डिसीजन की अथॉरिटी होगी। ठीक है। कोई जजमेंट का बाइंडिंग पार्ट। और एनालिटिकल स्कूल ग्रंड नॉर्म, यानी नॉर्मेटिव पॉजिटिविज्म, जो केल्सन की दी हुई थ्योरी थी। ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए आपको तब पता होगा। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट क्रोनोलॉजी बतानी है स्कूल्स के बीच में, कौन सा स्कूल पहले आया कौन सा बाद में। ऑप्शंस क्या है? नेचुरल लॉ, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल पॉजिटिविज्म एंड रियलिस्ट। घुमा फिरा के यही ऑप्शंस हैं। ठीक है। कौन सी क्रोनोलॉजी सही है, ए बी सी या डी? देखो, ऑप्शन बी सही है। देखो, इसको यहाँ पे शॉर्ट में देख ही लेते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल, सैवेग्नी मेन इसके मेन स्कॉलर्स थे। लॉ सीन एज अ प्रोडक्ट ऑफ कस्टम ट्रेडिशन वोल्गेस्ट, इमर्ज्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट एब्स्ट्रैक्ट नेचुरल लॉ। पहला स्कूल में किसको माना गया है? हिस्टोरिकल। अब आप सोचोगे नेचुरल सेकंड पे क्यों है, सुनो। मेजर स्कॉलर्स कौन है? एक्विनस, ग्रोशियस, फुलर। ठीक है। मॉडर्न में फुलर है। Based on reason, morality and justice, it became systemized later as a school. Natural law exist तो हमेशा से करते हैं, पर एज अ स्कूल सिस्टमाइज वो हिस्टोरिकल के बाद हुए थे। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल आता है, सेकंड पे नेचुरल आता है, फिर आता है रियलिस्ट स्कूल्स, जहाँ पे होम्स, फ्रैंक, लेविन ये लोग थे। और ये बात करते हैं कि कोर्ट्स एक्चुअली क्या करते हैं, एंड इनका फोकस होता है जजेस, फैक्ट्स और बिहेवियर पे। ठीक है। फोर्थ आता है एनालिटिकल पॉजिटिविज्म। ऑस्टिन और बेंथम इसके मेन प्रोपोनेंट्स हैं। लॉ एज अ कमांड ऑफ सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। देखो, इसे एक स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पहले कर चुके हो। ठीक है। फोकस ऑन सर्टेनिटी, स्ट्रक्चर, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ। तो जनरली फ्यू बुक्स जो है नेचुरल को हिस्ट्री के पहले रखती हैं, बट नेट में हिस्टोरिकल को अर्लीस्ट माना जाता है। तो क्रोनोलॉजी ये है, ये याद रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ज्यूरिस्ट फ्रॉम अर्लियर टू लेटेस्ट। पहले कौन सा ज्यूरिस्ट है, बाद में कौन सा है? ऑस्टिन, बेंथम, पाउंड एंड होम्स। इनको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। क्रोनोलॉजीज दी हुई हैं 5। ठीक है। आंसर है सी। देखो, बेंथम का टाइम पीरियड ये है, ऑस्टिन, होम्स एंड पाउंड लिखे हुए हैं। इसमें देखो, होम्स वाज बोर्न बिफोर पाउंड, बट नेट जो है फॉलो करता है डेवलपमेंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल। पैदा कौन पहला हुआ था ये नहीं पूछा गया है, मेन बात यह है कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल के डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो करेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजी सी है यहाँ पे। ये बेंथम, देन ऑस्टिन, पाउंड एंड देन होम्स। ठीक है। ये बर्थ में उल्टा है, देखना इन दोनों का, बट ज्यूरिस्प्रूडेंशियल स्कूल में उल्टा है। वी आर डन विद पार्ट 2 हियर। इसके बाद 2 पार्ट और आएंगे, छोटे छोटे हैं, बहुत लंबे भी नहीं है, और वो आज ही आएंगे। ठीक है। तो स्टे ट्यून, देखते रहना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जैसे ही सारे पार्ट्स हो जाते हैं इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। फैमिली लॉ की पीडीएफ ऑलरेडी वहां पे है। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लेना, यू गेट रेगुलर अपडेट्स की कौन सा लेक्चर आने वाला है। ओके। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड डू हाइप इफ दिस इज हेल्पफुल। देखो, ज्यूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस में आपको लग रहा होगा थोड़ी क्लैरिटी का इशू, आई गेट दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है।
सब्जेक्ट है। पहले बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, अभी भी आते हैं, अब थोड़े से कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसमें लास्ट मोमेंट एक्सेसिव टाइम देके अपना बहुत एनर्जी मत वेस्ट करो। माय एडवाइस वुड बी, एक बार सारे स्कूल्स के नाम देख लो, कहीं पे भी एक शॉर्ट समरी पढ़ सकते हो गूगल करके। सारे स्कूल्स के नाम देख लो, किस स्कूल से कौन सा स्कॉलर रिलेटेड है, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ऑस्टिन लिखा है तो आपको ये नहीं लगना चाहिए ऑस्टिन कौन से स्कूल से है। मान लो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अब ये बहुत ईजी होगा, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्कॉलर किस स्कूल से है। उस स्कॉलर की लिखी हुई फेमस किताब के नाम पता होने चाहिए, एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में कवर की गई हैं। लिखी तो सबने पचासों किताबें हैं, बट एटलीस्ट जो पीवाईक्यूज में कवर्ड है, आपको उन किताबों के नाम पता होने चाहिए। अगर नाम पता होंगे, थोड़ा बहुत ईयर का आइडिया होगा, तो आप क्रोनोलॉजी में उन्हें अरेंज कर लोगे, पहली बात। दूसरा, आपको उनकी दी हुई थ्योरीज पता होनी चाहिए। हाउ डू दे डिफाइन लॉ? अब ऑस्टिन है, कमांड, सैंक्शन, सोवरेन समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उन्होंने लॉ को किस तरह से देखा था, एक बात ये। और अगर उन्होंने उसके बियॉन्ड कोई थ्योरी दी थी, तो वो बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे किसी ने ओनरशिप की बात की, किसी ने पोजीशन की बात की, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। दिस इज द बेसिक यू नीड टू डू फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस बेस्ड ऑन द टाइम यू हैव लेफ्ट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी जितनी ज्यादा होगी, उतने अच्छे से मार्क कर पाओगे। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड में आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, बट अभी उसमें नहीं जाते। फिलहाल हमारे सामने जो है, इन 4 पार्ट्स में जो ज्यूरिस्प्रूडेंस के आएंगे, पीवाईक्यूज अच्छे से करो। पीवाईक्यूज को स्टडी भी करना है आपको, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ क्वेश्चन लगाया और चले गए, ठीक है? आप उन ऑप्शंस को 10 मिनट देके, एक लेक्चर के बाद 10-15 मिनट देके अच्छे से स्टडी कर लो। एक जगह पे छोटा सा नोट प्रिपेयर कर लो। एग्जाम के एक दिन पहले आपके पास कुल मिला के एक A4 शीट होनी चाहिए, आगे पीछे 2 पेज मैक्सिमम, ठीक है? जिसमें आपको बेसिक्स कवर होने चाहिए, जो आपको लास्ट मिनट रिवाइज करना है। आपकी बेसिक्स गलती नहीं होनी चाहिए, बाकी एग्जाम में जैसा पेपर आएगा उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3। बाय बाय।